सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज़ पीटीबीडी, मींस परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बाइलरी ड्रेनेज। क्या होता है परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बाइलरी ड्रेनेज? मींस यहाँ पे जो ये क्यूटेनियस वर्ड है इट रिप्रेजेंट स्किन, ठीक है, इट रिप्रेजेंट स्किन। हेपेटिक मीन्स लीवर, बाइलरी मीन्स जो हमारे पास डक्ट्स वगैरह होंगी उस चीज़ के लिए रिलेटेड है। तो इस प्रोसीजर में हम क्या करेंगे, इसमें स्किन इन्वॉल्व होगी, इसमें लीवर इन्वॉल्व होगा, इसमें डक्ट इन्वॉल्व होगा। दैट इज़ वाई इट्स नाउन एज परक्यूटेनियस ट्रांसहेपेटिक बाइलरी ड्रेनेज। अब थोड़ा सा मैं पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि डेफिनेशन से इसको कैसे समझ सकते हैं हम। पीटीबीडी जो है एक थेरापेटिक प्रोसीजर है। थेरापेटिक प्रोसीजर क्या होता है, जिसमें हम क्या करेंगे, अभी कुछ हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ रिमूव करना होगा, कोई भी एबनॉर्मेलिटी वगैरह होगा उसको ठीक करते हैं हम। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ स्टेराइल कैनुलेशन करते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं, कैनुला को हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, कहाँ, पेरीफेरी बाइलरी रेडिकल। इसका मतलब ये पेरीफेरी बाइलरी रेडिकल होता है हमारे पास जो बाइलरी, जो हमारे पास लीवर की जो डक्ट्स होती हैं, लीवर की जो डक्ट्स होती हैं, हेपेटिक डक्ट्स जो होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं बाइलरी रेडिकल्स। आफ्टर परक्यूटेनियस पंक्चर, परक्यूटेनियस पंक्चर मीन्स जो स्किन है आप उसको क्या करोगे, पंक्चर करोगे विद द हेल्प ऑफ नीडल से। फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आप करोगे इमेज गाइड, आप क्या करोगे विद द हेल्प ऑफ इमेजिंग। मींस या तो आप फ्लोरोस्कोपी का यूज़ करोगे या आप सीटी स्कैन का यूज़ करोगे गाइड वायर और कैथेटर को जब इंसर्ट करना होगा, ठीक है। गाइड वायर और कैथेटर के इंसर्शन के लिए हम क्या करेंगे, इमेजिंग का यूज़ करेंगे, आइदर फ्लोरोस्कोपी और सीटी स्कैन। प्लेसमेंट ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्टेंट और ट्यूब। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या यूज़ करते हैं हम, कि हम या तो एक्सटर्नल स्टंट या इंटरनल स्टंट और ट्यूब हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं लास्ट पे, और यहीं पे हमारा प्रोसीजर जो है ख़त्म होता है। अभी पहले मैं थोड़ा सा इसकी जो है एनाटमी बताता हूँ। एनाटमी क्या है इसकी, ठीक है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको दिख रही होंगी, ये जो हमारे पास है दैट इज़ लीवर, ठीक है। लीवर के नीचे ही जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ गाल ब्लेडर। अब लीवर से जो ये हमारे पास डक्ट्स निकल रही हैं लेफ्ट और राइट, इनको बोलते हैं लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। अब जो गाल ब्लेडर से डक्ट निकलती है उस डक्ट को हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। जब हमारे पास जो हेपेटिक डक्ट्स मिलती हैं और सिस्टिक डक्ट मिलता है, जब ये दोनों डक्ट मिलती हैं लीवर की और गाल ब्लेडर की, तो हमारे पास बनती है क्या, एक तो हमारे पास बनती है कॉमन बाइल डक्ट। और जब लीवर, यहाँ पे देखो लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, जब ये दोनों हेपेटिक डक्ट्स मिलेंगे बनेगा कॉमन हेपेटिक डक्ट। अब जब ये कॉमन हेपेटिक डक्ट किसके साथ, सिस्टिक डक्ट के साथ मिलेगा तो बनेगा हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट। अब यहाँ से आती है हमारे पास पेनक्रियाज से भी एक डक्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज से भी हमारे पास डक्ट आती है दैट इज नोन एज पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट जब मिलती हैं तो हमारे पास बनता है हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये एंटर कहाँ पे होती है, ड्यूडिनम में, थ्रू स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। अब चलते हैं हम इंडिकेशंस पे, कि इंडिकेशंस मीन्स कहाँ कहाँ हम इस प्रोसीजर को कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो कि डीकम्प्रेस ऑब्स्ट्रक्टेड बाइल ट्री। बाइल ट्री का मतलब होता है यही जो हमारे पास ये जो दो आई थी हमारे पास बाइल, ये हेपेटिक डक्ट्स, यहाँ पे फिर इधर से आई सिस्टिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, इधर से आ गई पेनक्रियाटिक डक्ट, इधर से फिर हमारे पास हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इसी को बोलते हैं ट्री, क्या, बाइलरी ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्टेड, डिकम्प्रेस्ड ऑब्स्ट्रक्टेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन होगी, इसमें क्या होगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगी। डायलेटेड बाइलरी स्ट्रक्चर, जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स होती है, जो नैरोइंग होता है, नैरोइंग ऑफ क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट्स। इसमें आप लिख सकते हो कि नैरोइंग ऑफ बाइल डक्ट्स। एक्यूट बाइलरी सेप्सिस, एक्यूट बाइलरी सेप्सिस हो गया। सेप्सिस का मतलब होता है ऐसा इन्फेक्शन विच इज लाइफ थ्रेटनिंग। ये इन्फेक्शन कौन सा होता है, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन होता है, कौन सा, सेप्सिस। बट इफ इट इज
एक्यूट तो हम करेंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन के केस में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। स्टोन्स, अगर इस बाइल डक्ट में क्या होंगी, स्टोन्स की वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो ये है सारी इंडिकेशंस, ठीक है। अब चलते हैं हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन। अब ये स्टोन्स, किसी का क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि ये स्टोन हमें दिखती कैसे, हमें कैसे पता चलेगा, पेशेंट को कैसे पता चलता है कि स्टोन्स है। तो पेशेंट क्या करवाता है, वो अल्ट्रासाउंड करवाता है। अल्ट्रासाउंड पे वहाँ पे भी दिख जाती हैं हमारे पास स्टोन्स। तो उसके बाद जो है डॉक्टर उसको कहता है कि आपको ये प्रोसीजर पीटीबीडी जो है आपको प्रोसीजर करवाना पड़ेगा। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखते हैं हम क्या होता है। मल्टीपल इंट्राहेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स के हमारे पास हेपेटिक जो होता है, इंट्राहेपेटिक हो गया इनसाइड लीवर, ठीक है। अब लीवर में अगर बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे, एक ऑब्स्ट्रक्शन के लिए तो चलो ठीक है मान लेते करेंगे, लेकिन बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे तो इतनी सारी ट्यूब्स कहाँ इंसर्ट करते रहेंगे, उससे तो लीवर पूरा डैमेज हो जाएगा। दूसरा होता है ब्लीडिंग डायथेसिस। ये इसका मतलब होता है ये ऐसी कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, ब्लीडिंग आराम से खुद ब खुद हो जाती है और ये कंडीशन इंक्रीज हो जाती है। इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग डायथेसिस। मैसिव एसाइटिस, मैसिव मीन्स बहुत ज़्यादा, एसाइटिस मीन्स फ्लूइड कलेक्शन, मीन्स जब आपके फ्लूइड कलेक्शन क्या हो, पेरिटोनियल कैविटी जो एब्डोमेन है वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन बहुत ज़्यादा हो, तब भी आप क्या करोगे, ये प्रोसीजर जो आपको नहीं करना है। अब चलते हैं हम पेशेंट की प्रेपरेशन पे कि पेशेंट को हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो है पेशेंट को, मैंने पहले भी बहुत सारी चीज़ों में बोला है कि अभी तक जो है हर प्रोसीजर में मैंने बोला कि पेशेंट प्रिपरेशन में पेशेंट ऐसा आता है जिसको कुछ भी पता नहीं होता है कि प्रोसीजर कैसे करना है, प्रोसीजर में क्या क्या होगा, आगे कैसे चीज़ें चलेंगी। तो आपको एक्सप्लेन करना है पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट जो है नर्वस होता है, वो हेजिटेटेड होता है। आपको क्या है, पेशेंट को कंफर्टेबल फील करवाना है, उसको प्रोसीजर अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आपके साथ ऐसे ऐसे हम प्रोसीजर करने वाले हैं। उसको नील पर ओरली रखवाना है। अच्छा, उसको जो है ये सारे टेस्ट करने के लिए बोलने हैं, जैसे हीमोग्लोबिन टेस्ट, प्लेटलेट टेस्ट, प्रोथ्रोम्बिन जो है उसका एक टाइम होता है, वो सारे टेस्ट जो है उसको करवाने पड़ते हैं। और ये बिल्कुल क्या होने चाहिए, ठीक होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये टेस्ट खराब हो आप ये प्रोसीजर करें, ठीक है। अब क्या है प्रोसीजर जो है हमने क्या करना है, पेशेंट को जो है एक प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स भी देने हैं। व्हाट डज इट मीन बाय प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक्स? ये हमारे पास क्या होते हैं, ये रिस्क इन्फेक्शन के केस में हम देखते हैं। रिस्क इन्फेक्शन मीन्स जैसे कि एसाइड हमारे पास आया, एसाइटिस की केस में अगर हमारे पास ये क्या है, एक रिस्क इन्फेक्शन है, तो इन केसेस में हम क्या करेंगे, ये प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देंगे। कब? 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। और इसको क्या है, 3 दिन तक कंटिन्यू उस पेशेंट को देना है। जब हम 3 दिन उस पेशेंट को देंगे ये जो टैबलेट्स है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये प्रोसीजर को हम करेंगे। अभी जैसे मैंने बोला कि पेशेंट जो है नील पर ओरली होना चाहिए, कितने 5 से 6 घंटे जो है उसने कुछ खाया नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ड्यूरिंग द प्रोसीजर आपने जो है वाइटल्स को जो है कंटिन्यूसली चेक करना है। जैसे उसके जो है पल्स चेक करते रहना है, आपने उसका ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना है, मीन्स प्री ऑक्सीजनेशन और पल्स ऑप्टीमेट्री। मीन्स आपने क्या करना है, एक तो पल्स को भी चेक करना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर और ऑक्सीजन लेवल को भी चेक करते रहना है ड्यूरिंग द प्रोसीजर। अब कंट्रास्ट मीडिया भी इसमें यूज होता है, ठीक है। पीटीबीडी में भी हम कंट्रास्ट यूज करते हैं, तो हम मोस्टली यूज करते हैं ओमनी पैक। क्या यूज़ करते हैं, ओमनी पैक का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम ज़्यादा यूज़ तो नहीं करते हैं क्योंकि हमें बाइल डक्ट्स में डालना पड़ता है कंट्रास्ट, तो ज़्यादा नहीं, हमें 20 to 60 ml जो है यहाँ पे क्या डालना पड़ता है, कंट्रास्ट। 20 to 60 ml का हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रास्ट यूज़ करते हैं। अब इक्विपमेंट्स इसमें क्या क्या यूज़ होते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने बोला फ्लोरोस्कोपिक यूनिट, जिसमें आप क्या है लाइव इमेजेस आपको फ्लोरोस्कोपी और सीटी में लगभग दिख जाती हैं, ठीक है। तो फ्लोरोस्कोपिक यहाँ सीटी स्कैन में आप देखोगे, आपको क्या चाहिए, कैथेटर भी इसके लिए चाहिए, नीडल हमारे पास किसके लिए चाहिए, पंक्चर करने के लिए चाहिए, यूरो बैग्स होने चाहिए, डायलेटर्स होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायलेटर क्या करने के लिए, डायलेट करने के लिए बाइल डक्ट को, और गाइड वायर होना चाहिए। गाइड वायर किसके लिए, ये जो कैथेटर होता है उसको गाइड करने के लिए। अब जो है टेक्निक देखते हैं, टेक्निक और प्रोसीजर के हमने ये करना कैसे है। सबसे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को कैसे लिटाओगे आप, देखो लीवर जो अगर उसको हमने मतलब पंक्चर करना है तो
ईजी रहेगा हमारे पास कि हम क्या है एंटीरियर साइड में हम क्या करेंगे पंक्चर करेंगे। तो एंटीरियर साइड क्या होनी चाहिए, ऊपर के लिए होनी चाहिए, मीन्स पेशेंट कैसा होना चाहिए, सुपाइन पोजिशन में। अब क्या करोगे, अब नीडल से क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे नीडल, यहाँ पे आप इक्विपमेंट्स में ग्लव्स भी लगाओगे और क्या हो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का भी यूज़ करोगे, लिग्नोकेन जेली का भी यूज़ करोगे, ठीक है। अब आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो, पेशेंट के जो सरफेस होता है, जो पेट होता है, उसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे, किससे, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। अब क्या करेंगे, जो ही हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब उस एरिया में हम क्या करते हैं, नीडल को क्या करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं। नीडल को कैसे इंसर्ट करवाएंगे, सबसे पहले पंक्चर करेंगे उस स्किन को। स्किन को क्या करते हैं, पंक्चर मींस परक्यूटेनियस क्या करते हैं, पंक्चर करवाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, जो ही पंक्चर हो गया, अब नीडल को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं अंडर इमेज गाइडेंस। इमेज गाइडेंस का मतलब होता है कि विद द हेल्प ऑफ फ्लोरोस्कोपी और विद द हेल्प ऑफ सीटी स्कैन। इनटू किस में ये नीडल इंसर्ट करना है, इंट्राहेपेटिक डक्ट्स, जो हमारे पास डक्ट्स होती हैं इनकी ही, चाहे बाइल डक्ट हो चाहे बाकी डक्ट्स हो, उन सब में जो है इनमें इंसर्ट करना है। अब हमें नीडल एंट्री जब होगी इस इन डक्ट्स में, वो कैसे पता चलेगा, वो हमें इस तरह से पता चलेगा, एस्पायरेशन ऑफ बायल। एस्पायरेशन ऑफ बायल हो गया कि जब फ्लूइड जो है बाहर आ जाएगा, जो बायल है वो थोड़ा सा बाहर के लिए आ जाएगा, तो हमें पता चलेगा नीडल जो एंटर हो चुकी है अब किसमें, बायल डक्ट में। When needle is in the duct, अब जब नीडल क्या होगी, डक्ट में पहुंच जाएगी, अब क्या करोगे, कंट्रास्ट को इंजेक्ट करोगे, ठीक है। कंट्रास्ट को इंजेक्ट करोगे फॉर लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो कौन सी जगह पे है। अब जब आपको पता चल जाएगा ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पे है, अब आप क्या करोगे, गाइड वायर जो है उसको इंसर्ट करोगे। क्या करोगे, गाइड वायर को अब इंसर्ट करोगे और किससे, नीडल से, जो आपने नीडल इंसर्ट की हुई है। अब उसमें आप क्या करोगे, गाइड वायर को अंदर से डालोगे। गाइड वायर मेटल की होती है, ठीक है, स्टील की या मेटल की, ठीक है, स्टील की होती है। अब क्या गाइड वायर का काम क्या होता है कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसको, जब हम कैथेटर या ट्यूब्स वगैरह जो है इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको इंसर्ट करना है किसमें, थ्रो नीडल इनटू द किसमें, बाइलरी सिस्टम में। अब क्या करना है, जो ही क्या हो गया, गाइड वायर पहुंच गया कहाँ पे, हमारे पास बाइल सिस्टम में, हम क्या करेंगे, नीडल को निकालेंगे बाहर, ठीक है। नीडल को क्या करना है, केयरफुली बाहर निकालना है। अब जो प्लास्टिक डायलेटर्स होते हैं, डायलेटर का काम क्या होता है, किसी भी चीज़ को डायलेट करना, जो भी डक्ट्स होते हैं उनको डायलेट करना, ठीक है। जो ही डायलेट हमने कर दिया, अब जो है गाइड वायर को भी क्या करना है, रिमूव करना है हमने। डायलेटर क्या है, प्लास्टिक का बना हुआ होता है डायलेटर, प्लास्टिक डायलेटर होते हैं हमारे पास, स्टंट्स होते हैं हमारे पास, वो क्या है, हम इंसर्ट करते हैं इनटू द डक्ट, ताकि वो उस डक्ट को क्या है, ओपन करके रखे। अब जब ये हमने इंसर्ट किया, अब क्या करेंगे, गाइड वायर को भी रिमूव कर देंगे। अब पोजीशन ऑफ कैथेटर, जो हमारे पास प्लास्टिक डायलेटर होता है उसमें कैथेटर आपने यूज़ किया या स्टंट वगैरह यूज़ किया, या आपको कैसे पता चलेगी इसकी पोजीशन, इस वक्त भी आप क्या करोगे, कंट्रास्ट को इंजेक्ट करोगे। जैसे पहले आपने देखा था कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, वहीं पे आप क्या करोगे, कैथेटर को प्लेस करोगे। इस कंडीशन में आपने देखना है कैथेटर अब अपनी पोजीशन पे है या नहीं, वहां पे भी हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट को इंजेक्ट करते हैं। तो कैथेटर जो ही पहुंच जाता है किन में, बाइलरी सिस्टम में, तो हमारा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अब लेकिन हम थोड़ा सा इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं और थोड़ा आफ्टर केयर देखते हैं कि कैसे करते हैं। कॉम्प्लिकेशन और आफ्टर केयर तो वैसे सभी प्रोसीजर्स में सेम ही होती है। कॉम्प्लिकेशन में जैसे सेप्सिस, सेप्सिस मैंने क्या बोला था, ये एक इन्फेक्शन होता है। कौन सा इन्फेक्शन, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हो सकता है हमारे पास। हेमोरेज, अभी जब आप नीडल इंसर्ट करते हो तो उससे पंक्चर करते हो आप टिश्यूज़ को, तो उससे क्या होता है, हेमोरेज मीन्स ब्लड आता है। डेथ भी हो सकती है इन केसेस में, क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रीज़न होते हैं, हम सेप्सिस के केस में भी ये करते हैं ये प्रोसीजर, तो पेशेंट की डेथ भी होती है। किसकी वजह से, कंट्रास्ट एलर्जी की वजह से डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, ठीक है। इन्फ्लामेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया। इन्फ्लामेशन मीन्स जैसे कि हमारे पास हेपेटाइटिस हो जाएगा, ठीक है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। आफ्टर केयर में आपने क्या बोलना है, पेशेंट को रेस्ट करने के लिए, बेड रेस्ट करने के लिए, और उसके जो पल्स को चेक करना है कंटिन्यूसली, ऑक्सीजन लेवल जो
जो ब्लड में है उसको कंटिन्यूसली चेक करना है। और आपने क्या करना है, प्रोसीजर जब खत्म हो गया तो थोड़े टाइम के लिए लगभग एक आधे घंटे या 1 घंटे के लिए आपने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है कि उसको कोई एलर्जिक रिएक्शंस वगैरह तो नहीं हुई हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कुछ एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस भी देंगे 3 दिनों के लिए। ये किन कंडीशंस में मैंने बोला था, जब पेशेंट को क्या होंगी ऐसी मतलब लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस जब उसको होती है, जैसे सेप्सिस होता था, एसाइड्स होता था। इन कंडीशंस में हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे 3 दिन के लिए आप प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स लोगे ताकि आप ठीक रहोगे, ठीक है। और पेशेंट को क्या बोलना है, पानी भी अच्छे से पीने के लिए, ताकि जो ये कॉन्ट्रास्ट है वो सारा बाहर निकल जाए। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है दैट इज़ आर्थोग्राफी। वो हम नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सारा लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।